हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग देखेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत क्लास नंबर 19। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ से हम लोग शुरू करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम होगा छठी सदी ईसा पूर्व का काल। अब इस छठी सदी ईसा पूर्व के काल को जो जनरली यहाँ पे महाजनपद काल इसे बोला गया, बिल्कुल ये उत्तर वैदिक काल के बाद का समय है, क्योंकि इसी महाजनपद काल में धीरे धीरे 16 महाजनपदों का यहाँ पे समावेश होता है। अब इन 16 महाजनपदों की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति क्या थी, थोड़ा सा हम लोग इसको काफ़ी डिटेल्स एनालिसिस करते हुए चलेंगे। तो चलिए क्लास को यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 16 महाजनपद, लेकिन इन 16 महाजनपद को देखने से पहले थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं पूरा का पूरा छठी सदी ईसा पूर्व का काल क्या था यहाँ पे। तो देखिए, अगर इसकी बात किया जाए तो यह भारत ही नहीं बल्कि समस्त विश्व के इतिहास में छठी शताब्दी ईसा पूर्व का युग बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस शताब्दी में सर्वत्र एक नई चेतना का बिल्कुल यहाँ पे उदय होता है। मनुष्य जाति, ऐसा माना जा रहा है यहाँ पे कि एकदम बाल्य अवस्था से युवा अवस्था में पदार्पण कर लिया, प्रवेश कर लिया, और भारत में इस शताब्दी में सभी क्षेत्रों में पूरी तरीके से क्रांतिकारी रूप से परिवर्तन आया। इसी शताब्दी में ही भारत में राज्यों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई और मगध साम्राज्य की नींव पड़ी। धार्मिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो यह काल बिल्कुल एक क्रांति का युग था, क्योंकि यहीं पे नवीन धर्म जैसे कि बौद्ध, जैन धर्मों का उदय हुआ। आर्थिक दृष्टि से भी देखा जाए तो यह बिल्कुल क्रांति का युग था। फलतः इसी आर्थिक दृष्टिकोण की वजह से यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि द्वितीय नगरीकरण की यहाँ पे अवधारणा सामने आती है, क्योंकि प्रथम नगरीकरण देखिए ऑलरेडी हड़प्पा काल में हम लोग देख चुके थे, लेकिन हड़प्पा काल के बाद जो उसके डिक्लाइन के पश्चात पुनः जो हमें नगरीकरण के जो तत्व है उस वैदिक काल में नहीं बल्कि इस महाजनपद काल में हमें दिखाई देती है, जिसे हम लोग द्वितीय नगरीकरण के नाम से जानते हैं। भाषा की दृष्टि से भी अगर कहा जाए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि वैदिक संस्कृति के स्थान उस समय देखा जाए तो लोक भाषाओं का पूरी तरीके से उद्भव हुआ, और इस काल में आते आते सामाजिक धार्मिक स्थिति में नियमन हेतु सूत्र साहित्य की यहाँ पे पूरी तरीके से संकल्पना आ गई, उसकी रचना होने लगी, और इस बहुमुखी विकास के कारण ही इस काल का भारत में विशिष्ट स्थान है। तो लगभग इसी 16 महाजनपद में, ठीक है, जब महाजनपदों का निर्माण हो गया तो सबसे मजबूत मगध साम्राज्य के रूप में सामने आएगा। धार्मिक व्यवस्था जो कि ऑलरेडी लोग उत्तर वैदिक कालिक धार्मिक संरचना से जो बिल्कुल कर्मकांड, आडंबर, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि एक जो नीचे के वर्ग के लोगों का, खासकर शूद्रों की जो स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी, तो उनके लिए एक अल्टरनेट धर्म का विकल्प पूरी तरीके से खुला हुआ था, और उसको एक प्रगतिशीलता का रूप दिया इन्हीं बौद्ध और जैन धर्मों के द्वारा। और इसी मगध काल के लास्ट एक वंश आएगा, हम लोग देखेंगे नंद वंश करके आएगा। इसी समय यहाँ पे सिकंदर का आक्रमण भी होता है। तो पूरा का पूरा देखिए, कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो पूरा इस महाजनपद काल में ही काफ़ी इम्पोर्टेंट घटनाएं आ रही हैं, जो कि आगे चल के एक व्यापक रूप से पूरे भारत को प्रभावित करेगा। तो इसीलिए इस टॉपिक को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से देखने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं 16 महाजनपद। अब इन 16 महाजनपदों में देखिए काफ़ी लंबा चौड़ा, ठीक है, 16 के 16 जो महाजनपद हम लोग इस मैप की दृष्टि से एक एक महाजनपद के बारे में देखेंगे। उसकी राजधानी कहाँ थी, वहाँ के इम्पोर्टेंट शासकों को देखेंगे, वहाँ के कौन ऐसी चीज़ है जो बार बार एग्जाम में पूछा गया है, उसको भी हम लोग देखेंगे। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है कि काफ़ी कुछ फैक्ट है यहाँ पे उन 16 महाजनपदों से संबंधित, क्योंकि उन्हीं 16 महाजनपदों के समानांतर बिल्कुल यहाँ पे बौद्ध धर्म भी चल रहा था और जैन ग्रंथ भी चल रहा था। तो उस समय उनके द्वारा जो भी धार्मिक ग्रंथ के रूप में आप समझ सकते हैं, जो भी लिखा गया, इन 16 महाजनपदों के बारे में बहुत कुछ लिखा गया, जो कि एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है।
तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से ज्ञात होता है कि गौतम बुद्ध के जन्म के पहले ही कहा जा रहा है कि समस्त उत्तर भारत 16 बड़े राज्यों में विभाजित हो गया था और इसे ही 16 महाजनपद का नाम दिया गया। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में इन 16 महाजनपदों के नाम यहाँ पे मिलते हैं, किंतु इनमें से कुछ नाम भिन्न भी दिए गए हैं। उसी तरीके से पड़िनी के अष्टाध्याय में काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है पड़िनी, इसमें 22 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ध्यान रखिएगा, 22 महाजनपदों का। बुद्ध के समय कहा जा रहा है कि भारत के 6 महानगरों में चंपा की गणना की जाती थी। मैप में हम लोग देख लेंगे चंपा को। महापरिनिर्वाण सूत्र में इन 6 महानगरों के नाम प्राप्त होते हैं। तो महापरिनिर्वाण सूत्र में, ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। आगे हम लोग इसे भी देखेंगे। इसमें से 6 महानगर काफ़ी इंपॉर्टेंट चंपा, राजगृह, बनारस, साकेत, कौशाम्बी और श्रावस्ती है। सबको सब अभी हम लोग मैप में कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखिए, महाजनपद की जो अवधारणा आई अभी तक हम लोग जो देख रहे थे, वैदिक काल के 2 भागों में जो हम लोगों ने बांटा हुआ था, एक ऋग वैदिक काल, एक यहाँ पे उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल में जन की अवधारणा यहाँ पे आ चुकी थी, ठीक है, जन। उसी तरीके से उत्तर वैदिक काल में जनपद की अवधारणा आ चुकी थी। अब जन में देखिए एरिया जो यहाँ पे काफ़ी सीमित होगा। उत्तर वैदिक काल तक आते आते जनपद का क्षेत्र बड़ा होने लगा। अब यहाँ पे जो नया युग आ गया जिसे बोला गया महाजनपद काल। अब कई सारे यहाँ पे जो जनपद को मिला के एक बहुत बड़े क्षेत्र में महाजनपद का पूरी तरीके से निर्माण हो दे गया। तो ध्यान रखिएगा पूरा कॉन्सेप्शन, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल वे में, ताकि लंबे समय तक इसे आप लोग याद करिएगा। अब इन्हीं 16 महाजनपदों को हम लोग बारी बारी से देखने का प्रयास करेंगे। काफ़ी आप लोग ध्यान से देखते चलिएगा, क्योंकि मैं यहीं पे लिखने वाला हूँ। ज़रूरत पड़े तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेते रहिएगा। कहा जा रहा है यहाँ पे कि प्राचीन भारत के उस समय उत्तरी भाग में, जिसे उत्तरापथ भी कहा जाता था, उस समय सबसे 2 इम्पोर्टेंट जो जनपद थे, जैसे कि सबसे पहले था कंबोज। सबसे ऊपर देखिए, कंबोज के बाद इधर नीचे आ जाएगा आपको गंधार। इसके, ठीक है, इन दोनों के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कंबोज को। यही मैं लिखते चल रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कंबोज, ठीक है। वर्तमान में अगर देखा जाए तो ऊपर, ठीक है, दक्षिण पश्चिम कश्मीर, ठीक है, कश्मीर का इधर दक्षिण पश्चिम के भागों की तरफ स्थित है। और ये जो इलाका है जस्ट ऊपर का देखिए, बिल्कुल ये जो कंबोज है ऊपर देखेंगे तो यहाँ से जो पाकिस्तान है, यहाँ पे बिल्कुल ये जो सीमा है पाकिस्तान अफगानिस्तान के सीमा के कुछ भागों में यहाँ पे। कौटिल्य ने, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्ट कितने बार पूछा जा चुका है। कौटिल्य ने कंबोज को कंबोजो बोला, और कंबोजो के साथ साथ इन्होंने यहाँ पे बताया इसे वार्ता शास्त्रोपजीवी। इसका काफ़ी बृहद मतलब है, अर्थात कौटिल्य के द्वारा इसका अर्थ बतलाया गया कि यहाँ पशुपालन होता था, कृषि, वाणिज्य तथा शस्त्र द्वारा जीविका चलाने वाला इन लोगों को बोला गया, इस क्षेत्र में जो भी रहते थे। तो देख सकते हैं ऊपर हिली एरिया है, ठीक है, अधिकतर यहाँ पे देखेंगे तो पशुपालन आधारित यहाँ पे कृषि मौजूद होती है। लोग जनजातीय समाज से युक्त होते हैं, ठीक है, लड़ाई मारकाट, बहुत सारे ट्राइब्स अभी भी यहाँ पे मिल जाएंगे। प्राचीन समय में कहा जा रहा है कि जो कंबोज था घोड़ों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट स्थान रखता था, और घोड़ों में जो श्रेष्ठ घोड़े होते थे इसी कंबोज के क्षेत्रों में मिलते थे। नेक्स्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं गंधार, ठीक है, देखिए बिल्कुल यहीं पे है गंधार। वर्तमान में अगर देखा जाए तो ये जो क्षेत्र है पाकिस्तान का, जो पेशावर आप बोल सकते हैं, प्लस रावलपिंडी, पेशावर तथा रावलपिंडी जिले में स्थित है। इसकी जो राजधानी थी, देखिए इसी की जस्ट, ठीक है, नज़दीक यहाँ पे तक्षशिला। तो ध्यान रखिएगा, इसकी जो राजधानी थी तक्षशिला। और
ये जो कंबोज, ठीक है, यहाँ पे ऊपर मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कंबोज की राजधानी मैंने छोड़ दिया था। इसकी जो राजधानी थी राजपुर हाटक बोला गया, राजपुर हाटक। राजधानी कितने बार पूछ लिया जाता है सब देखते चलेंगे। फिर वापस आइए हम लोग गंधार में आते हैं। तो गंधार की राजधानी थी तक्षशिला। वर्तमान में पेशावर रावलपिंडी में स्थित यह क्षेत्र है। कहा जा रहा है कि गंधार महाजनपद, ठीक है, रामायण से इसमें ज्ञान होता है कि तक्षशिला नगर की स्थापना भरत के पुत्र, ठीक है, भरत के इसकी जो स्थापना की थी भरत के पुत्र तक्ष, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, तक्ष के द्वारा, और उसी के नाम से पड़ा था तक्षशिला। इसकी सेकेंड राजधानी भी थी। सेकेंड राजधानी के रूप में पुष्कलावती थी, पुष्कलावती, ठीक है, पुष्कलावती। तो कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य है, आप इसे देखते चलिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। तीसरा यहाँ पे है, यहाँ पे आप जस्ट नीचे आएंगे तो यहाँ पे तीसरा जो आप लोग मिल जाएगा कुरु, ठीक है। मैं गोल गोल घेरते जा रहा हूँ। ये सारे के सारे उस समय के जो भी महाजनपद थे सब यहीं पे मौजूद है। तो यहाँ पे अब उसके बाद नीचे स्थान आता है कुरु का, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। वर्तमान में अगर देखा जाए तो यहाँ पे मेरठ हो गया, इसके अलावा दिल्ली, उसी तरीके से हरियाणा पे है स्थित थानेश्वर। वर्तमान में इन तीनों क्षेत्रों को मिला के उस समय कुरु को बनाया गया था। और इसकी जो राजधानी थी, जनरली पता ही होना चाहिए आप लोगों को, इंद्रप्रस्थ। ध्यान रखिएगा, इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। ऐसे लिखने का मेरा मकसद एक ही है, ताकि मैप में अगर आप लोग देख रहे हैं इसी तरह आप लोग भी लिखिए, ताकि लंबे समय तक लोकेशन की दृष्टि से आप लोगों को भी ध्यान रहे। कहा जा रहा है कि महाभारत का नाम आप लोगों को ध्यान नहीं होगा, ठीक है, इंद्रप्रस्थ, कुरु आ रहा है, कुरुक्षेत्र। इसीलिए कहा जा रहा है कि महाभारत कालीन हस्तिनापुर नगर इसी राज्य में स्थित था। इसके अलावा बुद्ध के समय यहाँ का राजा जो था, काफ़ी इंपॉर्टेंट जो राजा था, कौरव्य, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कौरव्य। और तो और, ठीक है, इसी कुरु में जो उस समय थी महाभारत के समय हस्तिनापुर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब 3 को हम लोगों ने देख लिया, बाकी को मैं इसे मिटा देता हूँ। नीचे आने पे देखिए एक और क्षेत्र दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कुरु के बाद यहाँ पे पंचाल। ध्यान रखिएगा, पंचाल। वर्तमान में अगर इस क्षेत्र को देखा जाए तो इसमें बरेली के बाद यहाँ पे बदायूं, इसके अलावा यहाँ पे फर्रुखाबाद उस समय का जो क्षेत्र था, ठीक है, पंचाल का क्षेत्र था। इसकी जो राजधानी थी, कैपिटल अहिछत्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूपीपीसीएस के लिए। अहिछत्र या फिर इसको काम्पिल्य भी बोला गया, काम्पिल्य, ठीक है। कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ों को इसमें हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। कहा जा रहा है कि इसके 2 भाग थे, पंचाल के 2 भाग थे। उत्तरी पंचाल की जो राजधानी थी अहिछत्र थी, और दक्षिणी जो पंचाल की राजधानी थी काम्पाल्य थी। तो यहाँ पे उत्तर की राजधानी थी और एक काम्पिल्य दक्षिण की राजधानी थी। पंचाल महाजनपद के अंतर्गत कान्याकुब्ज का प्रसिद्ध नगर स्थित था। कान्याकुब्ज, ठीक है, प्रसिद्ध नगर के रूप में उस समय मौजूद था। और पंचाल जनपद की जो सीमाएं थी, देखिए ऊपर, बिल्कुल ऊपर की तरफ जाएंगे तो हिमालय की तलहटी से लेकर दक्षिण में कहा जा रहा है कि नीचे, ठीक है, बहुत बड़ा क्षेत्र था। नीचे इधर चंबल नदी तक का पूरा जो क्षेत्र था उस समय इसी पंचाल महाजनपद के अंतर्गत ही आता था। पंचाल मूलतः एक राजतंत्र था, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि कौटिल्य के समय यह हो सकता है कि एक गणतंत्र के रूप में भी यहाँ पे मौजूद हुआ होगा। तो ये पूरा का पूरा था पंचाल के बारे में।
अब पंचाल के बाद इधर आएंगे जस्ट बीच की तरफ, तो यहाँ पे आपको एक क्षेत्र मिल जाएगा सूरसेन। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे डिलीट करने जा रहा हूँ। वर्तमान में अगर सूरसेन को अगर देखा जाए तो इसमें वर्तमान में जो मौजूद जो क्षेत्र है मथुरा के आसपास क्षेत्र, देखिए यहाँ पे मथुरा दिया भी है, तो लिख सकते हैं हम लोग कि मथुरा का जो भी उस समय आसपास क्षेत्र था सब इसी सूरसेन के अंतर्गत आता था। सूरसेन महाजनपद आधुनिक ब्रज मंडल के क्षेत्र में बसा हुआ है। मेन जो क्षेत्र है ब्रज मंडल के क्षेत्र में बसा हुआ है। इसकी राजधानी मथुरा थी, मथुरा, ठीक है। और प्राचीन यूनानी लेखक इस राज्य को सूरसेन तथा इसकी राजधानी को मेथोरा, मथुरा से क्या बोल दिया लोगों ने, मेथोरा बोला गया था उस समय। उसके बाद सूरसेन के जस्ट नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक मिल जाएगा मत्स्य, ठीक है, महाजनपद के रूप में। वर्तमान में अगर मत्स्य को देखें तो बिल्कुल यहाँ पे मिल जाएगा जयपुर का क्षेत्र, गुलाबी नगरी जिसे बोला गया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा मत्स्य जयपुर। और इसकी जो राजधानी थी, महाभारत में आप लोगों को ध्यान आ ही रहा होगा, विराटनगर, जो विराट युद्ध भी होता है अर्जुन के द्वारा उसमें किया जाता है, तो यही है विराटनगर। कहा जा रहा है कि इसके अंतर्गत जो वर्तमान में क्षेत्र है जो है इसमें अलवर और साथ में भरतपुर का, ठीक है, भरतपुर का जो राजस्थान में स्थित क्षेत्र इसमें शामिल है। नेक्स्ट नीचे आएंगे तो आपको मिल जाएगा इधर अवंती। यहाँ पे अवंती को मैं, ठीक है, इधर इंडिकेट कर दे रहा हूँ, अवंती, ठीक है। वर्तमान में जो क्षेत्र है ये पश्चिमी भाग, ठीक है, अर्थात इसको हम लोग बोल सकते हैं मालवा का क्षेत्र। यही है मालवा रेंज, आप लोगों ने जियोग्राफी पढ़ा होगा तो यहाँ से, ठीक है, मालवा आएगा इधर, ठीक है, मालवा, फिर इधर बुंदेलखंड भी आ जाएगा, तो मालवा का क्षेत्र यहाँ पे मौजूद है। कहा जा रहा है कि अवंती महाजनपद पश्चिम तथा मध्य मालवा के क्षेत्र में बसा हुआ था। इस महाजनपद के भी दो भाग थे। पहला था यहाँ पे अवंती, उत्तरी अवंती, ध्यान रखिएगा, उत्तरी अवंती। अब दूसरा होगा यहाँ पे दक्षिणी अवंती। तो उत्तरी अवंती की जो राजधानी थी उज्जैन। उसी तरीके से दक्षिणी अवंती की जो राजधानी थी महिष्मती, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम, महिष्मती। गौतम बुद्ध के समय यहाँ का जो शासक था, जो भी देखिए शासक को लिया जा रहा है सब बुद्ध को केंद्र में मान के लिया जा रहा है, प्रगोत था। बिंबिसार के समय, चूँकि यहाँ पे अवंती जो है यहाँ पे, ठीक है, और उस समय जो बिंबिसार था, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बिंबिसार ना कि बिंदुसार। बिंबिसार मगध साम्राज्य का यहाँ पे शासक था, तो दोनों में कुछ न कुछ यहाँ पे रिलेशनशिप था मगध और अवंती के बीच। अर्थात उस समय मगध का जो शासक था प्रगोत और बिंदुसार, तो मगध का शासक हो गया, ठीक है, बिंबिसार, ठीक है। दोनों के बीच यहाँ पे हम लोग देखेंगे आगे चल के कि काफ़ी अच्छा खासा इन दोनों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध था। और जब मैत्रीपूर्ण संबंध अगर होगा किसी के बीच तो दोनों एक दूसरे की मदद भी करेंगे। और मदद किया गया, इस प्रगोत को किया गया, तो प्रगोत को ध्यान रखिएगा पांडु रोग से यहाँ का जो शासक है ग्रसित हो गया, पांडु रोग, ठीक है, अतिसार भी बोला जाता है। पांडु रोग से ग्रसित हो जाने पर बिंबिसार ने अपने राजवैद्य, इसका राजवैद्य का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जीवक को प्रगोत के पास भेज दिया कि जाओ और उसका पांडु रोग ठीक करके आओ, और इसमें सफल भी हुआ जीवक। नेक्स्ट, बौद्ध पुरोहित महाकच्चायन के प्रभाव से ये जो प्रगोत था पूरी तरीके से ये भी बौद्ध धर्म को अपना लिया। अब देखिए जो भी शासक है यहाँ पे इस समय का जो महाजनपद काल का जो अधिकतर शासक बौद्ध धर्म को अपना रहे हैं। आगे हम लोग देखने का प्रयास करेंगे किस पीस के पीछे क्या कारण था।
अभी अधिकतर जो शासक थे, ठीक है, कहीं न कहीं उस वैदिक काल से कहीं न कहीं कनेक्ट थे, लेकिन यहाँ आते आते इतना चेंज कैसे आ गया कि एक नवनिर्मित धर्म को लोग पूरी तरीके से अपनाने लगे, खासकर शासक वर्ग क्षत्रिय लोग यहाँ पे अपनाने लगे। तो आगे हम लोग देखेंगे, आप लोग बस ध्यान देते चलिए। अब अवंती के बाद आ रहा है यहाँ पे, देखिए चेदी है यहाँ पे, चेदी, ठीक है। तो ये 8वां नंबर का है, ठीक है। 7 ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया है, चेदी। नीचे मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ। वर्तमान में देखिए जो चेदी का जो क्षेत्र है यही बुंदेलखंड का इलाका है इधर, ठीक है। इधर सोन नदी हो जाएगा, केन बेतवा हो जाएगा। केन बेतवा को अभी वर्तमान में इंटरलिंकिंग करने की बात भी चल रही है, ठीक है। तो यही है चेदी, बुंदेलखंड का वर्तमान में जो क्षेत्र है, बुंदेलखंड का क्षेत्र है। और इसकी जो राजधानी थी उस समय स्वस्तिवती, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्वस्तिवती, ठीक है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कहा जा रहा है कि आधुनिक बुंदेलखंड के पूर्वी तथा उसके समीपवर्ती भागों में चेदी महाजनपद यहाँ पे स्थित है। इसकी राजधानी स्वस्तिवती थी, जिसकी पहचान महाभारत में आप लोगों के कैरेक्टर याद होगा सुक्तिमती से की जाती है। महाभारत काल में चेदी का जो शासक था उस समय, यहाँ का जो शासक था, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम, कृष्ण, ठीक है। उनका कट्टर जो दुश्मन शिशुपाल भाई था, लेकिन वही था, समस्या था, बुआ का लड़का था, समस्या था, ठीक है। शिशुपाल था जिसका वध श्री कृष्ण के द्वारा कर दिया गया। तो यही है चेदी। अब पूरा का पूरा है, इसे आप स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं, अदरवाइज मैं इसे डिलीट करता हूँ। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा वत्स महाजनपद, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। वर्तमान में अगर इसके क्षेत्र को देखें, वर्तमान में तो आप लोगों को भौगोलिक लोकेशन वर्तमान में ध्यान ही होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्षेत्र इलाहाबाद का क्षेत्र यहाँ पे, ठीक है, मौजूद है। और इसकी जो राजधानी थी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, कुशीनगर, जहाँ बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। कुशीनगर पावा भी इसे बोला गया, कुशीनगर पावा कहा जा रहा है। यहाँ पे नेक्स्ट महाजनपद के रूप में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अंग, यहीं पे है अंग, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी वर्तमान में अगर क्षेत्र अगर देखा जाए तो भागलपुर, और नीचे एक और जिला है जस्ट उसका सटे मुंगेर, भागलपुर तथा मुंगेर। और इसकी जो राजधानी थी आप देख पा रहे हैं, दिया है नज़दीक में, चंपा। कह रहा है कि यह मगध के, देखिए ये मगध है, इसके जस्ट पूरब में स्थित है। वर्तमान के बिहार के मुंगेर और भागलपुर जिले अभी मौजूद है। इनकी राजधानी चंपा थी। चंपा उस समय भारतवर्ष के सबसे प्रसिद्ध नगरियों में से एक था, जिसे कि ऑलरेडी मैंने पहला चर्चा कर लिया था। मगध के साथ हमेशा संघर्ष होता रहता था और अंत में मगध ने इस राज्य को पराजित कर दिया, अर्थात अंग और, ठीक है, मगध का, और मगध ने अंग को पराजित कर लिया और अपने आप में मिला लिया, तथा इसकी राजधानी जो थी अब इसकी क्या बन गई, चंपा बन गई। उसके बाद एक और यहाँ पे क्षेत्र है महाजनपद के रूप में वज्जी, ठीक है, जस्ट मुजफ्फरपुर का क्षेत्र। ऊपर की तरफ आएंगे, बीच में जो गंगा नदी आप लोगों को दिखाई दे रहा है, गंगा नदी के जस्ट ऊपर, ठीक है, लिच्छवियों के बीच में, यहीं पे आप लोगों को मिल जाएगा वज्जी। यहाँ पे दिया नहीं है, वज्जी महाजनपद के रूप में मौजूद था। और वर्तमान में इसका जो लोकेशन है, जैसे कि मुजफ्फरपुर हो गया, दरभंगा हो गया, ये सारे क्षेत्र हैं शामिल हैं। उस समय उसकी जो राजधानी थी मिथिला, काफ़ी इम्पोर्टेंट नाम, मिथिला, ठीक है, जनकपुरी, वहीं जहाँ पे सीता माता का जन्म हुआ था। कहा जा रहा है कि यहाँ पे 8 गणतांत्रिक कुलों का संघ था, जो उत्तर बिहार में गंगा के उत्तर में अवस्थित था। इसकी राजधानी, ठीक है, मैंने बताया भी, मिथिला, जनकपुरी हुआ, वैशाली भी हुआ इसका राजधानी। इसमें आज के बिहार राज्य के दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर व मुजफ्फर, ठीक है, नगर जिले यहाँ पे शामिल हैं।
नीचे आएंगे यहाँ पे तो सबसे दक्षिण में एक और नया जनपद मिल जाएगा, ठीक है, महाजनपद के रूप में अस्मक, ठीक है, नीचे अस्मक, लगभग गोदावरी घाटी की तरफ। तो यही है गोदावरी नदी, आप लोगों को ध्यान होगा ये गोदावरी है और ये कृष्णा नदी है। उस समय इसकी जो राजधानी थी पोटिल, या इसको पोतन भी बोला गया, पोटिल या पोतन। अस्मक महाजनपद गोदावरी नदी अर्थात आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित था। महाजनपदों में केवल अस्मक ही दक्षिण भारत में स्थित था, ध्यान रखिएगा। और कुछ और चीज़ों की हम लोग चर्चा कर लेते हैं, जैसे कि 16 महाजनपदों में कहा जा रहा है कि 8 वर्तमान उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से महाजनपद स्थित था। यह महाजनपद है जैसे कि काशी, ध्यान रखिएगा, काशी, कौशल 2 हो गया, वत्स 3, ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे मल हो गया 4, कुरु हो गया सहारनपुर की तरफ 5, पंचाल हो गया 6, ठीक है, 7 में हो गया सूरसेन यहाँ पे, और 8 में हो गया यहाँ पे चेदी, ठीक है। तो पूरा का पूरा देखिए उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है यहाँ पे, बिल्कुल ये थोड़ा सीमाओं वाला क्षेत्र है। तो इसे आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा, कितने बार एग्जाम में खासकर यूपी पीसीएस में और स्टेट पीसीएस वगैरह में पूछ लेता है। तो सबसे अधिक क्षेत्र कहाँ पे है महाजनपद काल का, तो उत्तर प्रदेश में स्थित है यहाँ पे। तो कुल मिला के मेरे ख्याल से यही था पूरा का पूरा जो क्षेत्र यहीं पे मौजूद है। अब आइए हम लोग थोड़ा सा नीचे यहाँ पे हम बात कर, समाज में बहुत सारा चेंज हुआ, और ये जो चेंज है इस महाजनपद काल अर्थात बौद्ध काल में जो हमें दिखाई देता है। सबसे पहले राज्य निर्माण के जो प्रारंभिक चरण है, किस प्रकार से राज्य बनना शुरू हुआ, जिससे कि मैंने आप लोगों को शुरू में बताया हुआ था कि जैसे ऋग वैदिक काल में पूरी तरीके से जन की अवधारणा थी यहाँ पे। तो ये जो जन की अवधारणा है, यही जन की अवधारणा देखिए उत्तर वैदिक काल तक आते आते जनपद के रूप में हो गया। बहुत सारे जन को मिला के, ठीक है, जनपद के रूप में सामने आ गया। और अब आके इस महाजनपद काल में बहुत सारे जनपदों को मिला के अब महाजनपद का, ठीक है, समय आ गया। तो देखिए पूरी तरीके से एक सीक्वेंस ऑफ एक डेवलपमेंट के रूप में जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, राज्य निर्माण की प्रक्रिया जो दिखाई दे रहा है एक क्रमिक विकास को अनुरेखित करती है। और यह विकास ऋग वैदिक काल से आरंभ होकर अपने चरम रूप में मगध साम्राज्य में परिलक्षित होता है। ऋग वैदिक काल एक कबीलाई स्वरूप लिया था, और आर्य उस समय देखिए घुमंतु जीवन जी रहे थे। उनके अपने कबीले होते थे, और कबीले का नेतृत्व करने वाला मुखिया या उस समय राजा कहलाता था। जनस्य गोप होता था। कुल मिलाकर छोटे छोटे कबीलों से ही राजा की पहचान होती थी, और यही जो कबीले यहीं आके जन कहलाए। आगे उत्तर वैदिक काल में इस जन का विकास जनपद के रूप में हुआ, और भूमि स्वामी की अवधारणा यहाँ पे आ गई। मैंने आप लोग बताया हुआ था उत्तर वैदिक काल में क्षेत्र विशेष पर राजा का अधिकार था, और इसी क्षेत्र के विस्तार एवं प्रसार के लिए राजा सदैव प्रयत्नशील रहता था। फलतः कहा जा रहा है कि कई जनपदों को विजित कर अपने राज्य में सम्मिलित किया गया, और आगे चल के लगभग 600 बीसी के आसपास, 600 ईसा पूर्व के आसपास कहा जा रहा है कि महाजनपद काल का उदय हो गया। वस्तुतः प्रारंभिक राज्यों का निर्माण महाजनपदों के उद्भव के संबंध में पूरी तरीके से बताता है। यहाँ पे लोहे का बहुत अधिक प्रयोग किया गया। लोहे का प्रयोग किया गया, कृषि में बहुतायत मात्रा में वृद्धि होने लगी। धान रोपाई तकनीक का विकास हो गया। कृषि उत्पादन में वृद्धि एवं अधिशेष के साथ साथ यहाँ पे जनसंख्या भी पूरी तरीके से वृद्धि होने लगी। अभी वही क्षेत्र है सब गंगा, ठीक है, यमुना का क्षेत्र है जो कि मैदानी इलाका है। कृषि अधिक हो रहा है, तो स्वाभाविक है कि इस कृषि कार्य को करने के लिए जनसंख्या का भी ज़रूरत पड़ेगी। सबका पेट भर रहा है, तो जनसंख्या का पूरी तरीके से, ठीक है, घनत्व तो बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा आर्य अनार्य संपर्क, आप लोगों को ध्यान होगा कि ऋग वैदिक काल में जो आर्य थे उत्तर पश्चिम की तरफ मौजूद थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल तक धीरे धीरे ये लोग माइग्रेट करके गंगा के किनारे किनारे अंदर की तरफ आने लगे। इससे क्या हुआ यहाँ पे, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि आर्य और अनार्य के बीच संपर्क बढ़ गया, और बृहत्तर प्रादेशिक इकाइयों का विकास होते चला गया। इन प्रादेशिक इकाइयों में महत्वपूर्ण सामाजिक एवं राजनीतिक परिवर्तन हुए। फलतः यहाँ से
16 महाजनपदों का धीरे धीरे विकास होता गया, जिसको ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया है। नेक्स्ट यहाँ पे कर आरोपण की प्रणाली, राज्य का सबसे मजबूत आधार के रूप में यही सामने आया। कर आरोपण प्रणाली की स्थापना हो गई। इसमें जैसे कि बलि नामक कर राज्य की आय का महत्वपूर्ण स्रोत हो गया। अब वो जो बलि नामक कर था उत्तरवैदिक काल में हमने देखा था कि मैंडेटरी था, देना ही देना था। उसी तरीके से प्रशासनिक तंत्र का यहाँ पे विकास हुआ। राजा की सहायता एवं सलाह के लिए मंत्रियों एवं नौकरशाही का साक्ष्य मिलता है। वस्तुतः इसी काल में कहा जा रहा है कि रक्त संबंध से बिल्कुल पृथक, ठीक है, ऐसा नहीं कि इससे बिल्कुल पृथक नौकरशाही का विकास हुआ, जो एक दक्ष प्रशासनिक मशीनरी की ओर संकेत करता है। और अमात्य जैसे अधिकारी इसी काल में सामने आता है प्रमुख के रूप में। नेक्स्ट, स्वतंत्र सेना के रूप में सेना के जनजातीय तथा वंशीय निष्ठाओं से मुक्त होने के कारण सेना का यहाँ पे विकास होते चला गया। नेक्स्ट, कानून एवं न्याय प्रणाली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसमें, ठीक है। पूरी तरीके से कहा जा रहा है कि यहाँ तक आते आते इसका डेवलपमेंट हो गया। राजकीय मुहर और लेखन कला इसी, ठीक है, लेखन का जो विकास था इसी समय यहाँ पे होते चला गया, जो पूरी तरीके से कानून एवं न्यायिक प्रणालियों को एक ऑथेंटिक रूप में, ठीक है, ऑथराइज्ड रूप में समाज के सामने रखना शुरू कर दिया। कुछ और भी चेंजेस की हम लोग बात करते हैं। राजनीतिक दशा यहाँ पे क्या थी, तो देखिए इस काल में ऑलरेडी हम लोगों ने देख चुका है, ठीक है, कि भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में यहाँ पे भी विभाजित हो गया था। इन राज्यों में शासन को दो रूपों से चलाया जा रहा था। ऑलरेडी मैंने बताया था भी आप लोगों को, एक तरफ था राजतंत्रात्मक और दूसरे तरफ था यहाँ पे गणतंत्रात्मक। तो जो भी 16 जो महाजनपद थे, कुछ राजतंत्रात्मक थे, कुछ गणतंत्रात्मक थे। जैसे कि कहा जा रहा है कि जैसे काशी था, काशी है, ठीक है, उसी तरीके से वत्स है, मगध है आदि। इन क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, जिसके तहत यहाँ पे निरंकुश राजतंत्र यहाँ पे मौजूद था। राजा काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, सशक्त नौकरशाही थी, अस्थायी सेना का विकास हो चुका था, नियमित कर प्रणाली यहाँ पे मौजूद थी, न्याय प्रणाली भी यहाँ पे मौजूद थी। इतने ब्राह्मण में राज्य के प्रधान को सम्राट बोला गया, तो राजा की शक्ति को यहाँ पे स्टेबलाइज कर दिया गया। वहीं अगर देखें इधर गणतंत्रात्मक व्यवस्था की तरफ, तो कुछ इम्पोर्टेंट गणतंत्र थे, जैसे कि आप लोगों को ध्यान होगा लिच्छवी, अभी मैंने चर्चा किया था। लिच्छवी के साथ साथ और भी है, जैसे मल्ल हो गया, ठीक है, विदेह हो गया। ऐसे सारे क्षेत्रों में गणतंत्रात्मक प्रक्रिया, ठीक है, चल रही थी। और ये जो गणतंत्रात्मक जो प्रक्रिया चल रही थी, इसमें बिल्कुल देखिए यहाँ पे इलेक्टिव, ठीक है, इलेक्शन टाइप का यहाँ पे चुनाव होता था। और ध्यान रखिएगा इलेक्शन टाइप का भले चुनाव होता था, लेकिन इसमें जो बोलबाला था, बोल जो बाला होता है इसमें, ठीक है, अधिकतर इसमें जो कहा जा रहा है कि जो व्यापारी वर्ग की जो समाज में काफ़ी इम्पोर्टेंट, ठीक है, भूमिका रखते थे, उन्हीं को, ठीक है, यहाँ पे मौका मिलता था। तो ये थे पूरी की पूरी राजनीतिक दशा। उसी तरीके से नीचे आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आर्थिक दशा, क्योंकि आर्थिक दशा की वजह से कहा जा रहा है कि लगभग 600 ईसा पूर्व में बहुत बड़े आर्थिक संपन्नता और बड़े नगरों का पूरी तरीके से यहाँ पे निर्माण होते चला गया। नगर यहाँ पे सामने आते गए। जब तक आर्थिक संपन्नता नहीं आएगी, निर्माण कार्य को कभी भी प्रोत्साहित नहीं मिलेगा और नगर यहाँ पे बन ही नहीं सकता है। कहा जा रहा है कि इस काल में लोहे के प्रयोग से, देखिए आ गया, लोहे का प्रयोग किया गया। लौह औजारों के माध्यम से वनों को काटना अधिक यहाँ पे सुगम हो गया। इस प्रकार अब जंगल एक विस्तृत कृषि क्षेत्र में परिवर्तित हो गया, वन से कृषि के रूप में परिवर्तन हो गया। अब जब कृषि के रूप में परिवर्तन हो गया, तब इसी लोहे से इसकी जुताई भी की जा रही है। जुताई में लोहे के हल का प्रयोग होने से भूमि की जो उर्वरा शक्ति है पूरी तरीके से बढ़ गई। अब वर्ष में 2 से 3 फसलें यहाँ पे उपजाई जाने लगी और इन सबसे व्यापक
कृषि अधिशेष की स्थिति यहाँ पे उत्पन्न हो गई। ठीक है, कृषि अधिशेष बचने लगा। अब जो भी लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, इतनी अधिक मात्रा में प्रोडक्शन हो रहा है कि अब बाकी अन्य लोगों का भी पेट पूरी तरीके से भरने लगा। इसके परिणाम स्वरूप कृषि अधिशेष को जो इकट्ठा करने लगा, गृहपति भी बोला गया, इसको गृहपति भी बोला गया। ठीक है, इसकी उत्पत्ति हो गई। यह एक बहुत ही उस समय के समय में एक धनवान व्यक्ति के रूप में, या फिर हम लोग यूँ कह सकते हैं कि एक भूस्वामी वर्ग के रूप में यहाँ पे मौजूद था। और कृषि के विस्तार से विशेषकर उस समय कहा जा रहा है कि जब प्रोडक्शन यहाँ पे बढ़ना शुरू हो गया, अधिशेष बचना शुरू हो गया, तो जनसंख्या को भी बढ़ावा मिलने लगा। जनसंख्या धीरे धीरे एक्सपेंड करने लगी। जनसंख्या वृद्धि इस काल में समृद्धि का प्रतीक मानी जाती थी। जनसंख्या से अब बढ़ने लगी तो गैर कृषि कर्मों को भी यहाँ पे प्रोत्साहन मिला। गैर कृषि कर्मों का मतलब यहाँ पे शिल्पों को पूरी तरीके से प्रोत्साहन मिलता गया। बस्तियों की संख्या में वृद्धि होने लगी, शहरों का विकास होते गया। कुल मिला के देखिए, इस काल में आते आते व्यापार वाणिज्य बढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि एक तरफ कृषि है, एक तरफ गैर कृषि है। अब दोनों के खरीद विक्रय के लिए यहाँ पे वस्तु विनिमय प्रणाली यहाँ पे मौजूद थी। और वस्तु विनिमय प्रणाली के साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट यहीं पे आता है आहत सिक्का। ठीक है, आहत सिक्का बस एक सांकेतिक मुद्रा के रूप में कुछ लिखा नहीं होता था। आहत सिक्का इसी महाजनपद काल में सबसे पुरानी जो सिक्का है, इसी आहत सिक्का को इस समय चलाया गया। कितने बार प्रीलिम से पूछ देता है कि आहत सिक्का कब चलाया गया, तो महाजनपद काल में चलाया गया। अब विनिमय के रूप में इसी मुद्रा का, इसी आहत सिक्के का प्रयोग किया जाने लगा। मुद्रा व्यवस्था ने निसंदेह विनिमय की सुविधा प्रदान करके व्यापार एवं उद्योगों की प्रगति में सहायता कर दी, क्योंकि अभी तक जो वस्तु विनिमय प्रणाली था, जिसको बार्टर सिस्टम बोला जाता है। देखिए क्या होगा इसमें, अब सपोज करिए कि अगर आपके पास, ठीक है, मान के चलिए कि अगर गेहूँ है, इनके पास सपोज करिए कि घड़ा है, ठीक है, सपोज करिए शिल्पी के रूप में यहाँ पे मौजूद है। लेकिन अब जरूरी नहीं है कि घड़ा वालों को गेहूं की ज़रूरत है और गेहूं वालों को घड़ा की ज़रूरत है। अब बीच में, ठीक है, कुछ ऐसा सिस्टम लाया जाए जिससे कि दोनों का काम बन जाए। इसीलिए यहाँ पे जो वस्तु विनिमय प्रणाली की जगह अब यहाँ पे मुद्रा विनिमय प्रणाली को लाया गया और बीच में इसको रख दिया आहत सिक्के कि भाई जिसको भी ज़रूरत है, ठीक है, घड़ा बेच के आहत सिक्के ले ले। फिर उस आहत सिक्के से भी, ठीक है, गेहूँ मन करे गेहूँ खरीद ले, धान मन करे धान खरीद ले। इस प्रकार की जो प्रक्रिया थी पूरी तरीके से शानदार तरीके से चलने लगी, जिसके वजह से धीरे धीरे नगरीकरण व्यवस्था को प्रोत्साहन मिलता गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सामाजिक दशा। यहाँ पे भी बहुत अधिक परिवर्तन आया। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे वर्ण व्यवस्था का। बुद्धकालीन आर्थिक संरचना ने तत्कालीन सामाजिक ढांचे को प्रभावित किया। इस काल में वर्ण व्यवस्था का सीधा संबंध यहाँ पे बोल दिया गया जन्म से। वैदिक काल में देखा था हम लोगों ने, खासकर ऋग वैदिक काल में, कि वर्ण व्यवस्था का जो संबंध था कर्म से था। उत्तर वैदिक काल तक आते आते उसको रेगुलर बना दिया गया और महाजनपद तक आते आते अब पूरी तरीके से इसको ब्लड रिलेशन के रूप में जोड़ दिया गया। सभी वर्णों के दायित्वों का व कर्तव्यों को परिभाषित किया गया। जैसे कि जो भी यहाँ पे वर्ण व्यवस्था थी, जैसे कि ब्राह्मण, ठीक है, क्षत्रिय, उसी तरीके से वैश्य, शूद्र के रूप में यहाँ पे जो 4 वर्णों का जो डेवलप ऑलरेडी हो चुका था, ठीक है, पूरी तरीके से इनके, ठीक है, मापदंड को यहाँ पे समाज के सामने लाया गया। समाज में प्रथम स्थान को लेकर ब्राह्मण एवं, ठीक है, जैसे कि प्रथम स्थान ब्राह्मण, द्वितीय क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चतुर्थ में यहाँ पे शूद्र के रूप में यहाँ पे मौजूद था। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा इस समय समाज में गृहपति के रूप में समृद्ध एवं धनाढ़ वर्ग सामने आया और वो समृद्ध धनाढ़ वर्ग और कोई नहीं था, यही जो गृहपति के रूप में था वैसे यहाँ पे मौजूद था। कुल मिला के कहा जा रहा है कि वैश्यों के आर्थिक महत्व को समझकर, ठीक है, बुद्ध के द्वारा आगे चल के पर्याप्त, ठीक है, महत्व दिया गया, क्योंकि ये जो वैश्य थे
इनकी जो संरचना थी, ठीक है, बिल्कुल कर्ज ब्याज पर आधारित है। और इस कर्ज और ब्याज को इन ब्राह्मणों के द्वारा हर तरीके से धार्मिक दृष्टिकोण के माध्यम से गलत ठहराने का यहाँ पे प्रयास किया जाता था, जिसकी वजह से हमेशा परेशान होते थे। लेकिन आगे चल के इनको एक अल्टरनेट धर्म के रूप में मिल गया, बौद्ध धर्म, जिसके वजह से बुद्ध ने भी इन्हें काफ़ी संरक्षण दिया। उसी तरीके से यहाँ पे अगर बात किया जाए स्त्रियों की दशा को लेके, स्त्रियों की दशा, ठीक है, इस काल में स्त्रियों की दशा में कहा जा रहा है कि बहुत अधिक गिरावट आ गई। अब यही है, ऋग वैदिक काल तक आते आते हमने देखा कि स्त्रियों की दशा अच्छी थी, उत्तर वैदिक काल से गिरावट होना शुरू हुई। अब एक गिरावट रुकेगा ही नहीं, एक गिरावट कंटिन्यू रूप से चलेगा। उनकी सामाजिक शैक्षणिक अधिकारों में कमी आ गई। बौद्ध साहित्य के अनुसार बुद्ध स्वयं स्त्रियों के संघ में प्रवेश के विरोधी थे। अब विरोधी होने का मतलब ये नहीं कि वे स्त्री विरोधी थे, बल्कि उनका ये तर्क था कि अगर स्त्री अगर आ गए हमारे संघ में तो हो सकता है कि संघ का सत्यानाश हो जाए। और ऐसा हुआ भी। जैसे ही अपने शिष्य अनंत के कहने पे वे स्त्रियों को बौद्ध संघ में परमिशन देते हैं, उसके कुछ समय के बाद धीरे धीरे बौद्ध धर्म में एक जो टकराहट की स्थिति सामने आने लगी। समाज में कहा जा रहा है कि गणिकाओं का यहाँ पे अस्तित्व था एवं उन्हें सम्मानित जीवन प्राप्त था। जैसे कि आम्रपाली एक गणिका थी। गणिका मतलब होता है वैश्या के रूप में आप समझ सकते हैं। आम्रपाली काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है। आम्रपाली को बुद्ध ने स्वयं दीक्षित किया था। समाज में यहाँ पे संगोत्र विवाह भी मौजूद थे, एक ही गोत्र में यहाँ पे शादी भी किया भी जाता था। शाक्य अपनी ही कुल में अपनी कन्याओं का विवाह करते थे। तो शाक्य मुनि जैसे कि बुद्ध को बोला गया। अब यही है कि देखिए बुद्ध जहाँ से बिलोंग कर रहे वहाँ पे ब्राह्मण धर्म पूरी तरीके से समझिए कि उसका खात्मा ही हो चुका था उस समय। तो ब्राह्मण धर्म का जब खात्मा हो चुका था तो ब्राह्मण धर्म के द्वारा जो गोत्र सिस्टम को जो बनाया गया था वे लोग वहाँ पे मानेंगे नहीं। स्त्री अब कहा जा रहा है कि अब पतिव्रता के रूप में यहाँ पे हो गई। इसका कारण यह था कि पैतृक वंश प्रणाली के तहत संपत्ति की अवधारणा जो सामने आई, संपत्ति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मिलता है, अतः यहाँ पे इसे रोकना जरूरी था। और पतिव्रतता करके अब संपत्ति के अधिकार को देखिए, जो संपत्ति जो होता है देखिए हमेशा इसे ध्यान रखिएगा। वर्तमान में भी मान के चलिए कि जो भी संरचना है, अगर एक पुत्र है एक पुत्री है तो पुत्री को दोनों तरफ पूरी तरीके से राइट से, ठीक है, एक तो अपने फादर के यहाँ और दूसरे अपने यहाँ पे ससुराल के यहाँ। तो उस समय इस चीज़ को यहाँ पे पूरी तरीके से तोड़ दिया गया, फादर के पास वाले की स्थिति को तोड़ दिया गया और पतिव्रतता में करके ससुराल में, ठीक है, इसके संपत्ति के बंटवारे को अधिकार यहाँ पे दिया गया। लेकिन वर्तमान में देखिए दोनों जगह यहाँ पे मौजूद हैं। फिर कहा जा रहा है कि अतः पुरुष गमन की प्रवृत्ति को रोकना जरूरी था, इसीलिए पैतृक संगोत्रता की प्रणाली में वैध उत्तराधिकार सुनिश्चित करने के लिए पति का पतिव्रता यहाँ पे, ठीक है, होना यहाँ पे बहुत आवश्यक था, तभी जाके संपत्ति मिलेगा। नेक्स्ट, दास प्रथा को लेके। दास प्रथा इस समय भी प्रचलन में रही, बढ़ते गया। दासों के प्रयोग के स्वरूप में परिवर्तन आया। अब दासों का जो प्रयोग न सिर्फ घरेलू कार्य में किया जाता था बल्कि आर्थिक उत्पादन में भी दासों से कार्य लिया जाने लगा। यह एक महत्वपूर्ण संरचनात्मक परिवर्तन था। अब दास शिल्प, कृषि कर्म, व्यापार, वाणिज्य इत्यादि में लगाए गए। इस प्रक्रिया ने शहरीकरण को और मजबूतीकरण प्रदान दिया, शहरीकरण को बढ़ावा मिला, समाज में शोषक शोषित संबंधों का विकास हुआ, समाज में अस्पृश्यता भी उस समय विद्यमान रही। इस प्रकार देखिए बुद्धकालीन सामाजिक आर्थिक स्थितियों ने इस काल को नवीन धर्म के उदय में काफ़ी ही इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई। जब समाज इतना विषमता मूलक हो जा रहा है तो स्वाभाविक है कि नवीन धर्म का भी उदय होगा ही होगा। और ये नवीन धर्म कोई और नहीं हो रहा है, ठीक है, बल्कि बौद्ध और जैन धर्म के रूप में सामने आ रहा है। नेक्स्ट, बुद्धकालीन कहा जा रहा है यहाँ पे कि जो भी धार्मिक दशा को लेके जो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं,
धार्मिक दशा का भी वही हाल था लगभग। ठीक है, इस समय अनेक नए धार्मिक संप्रदाय का उदय हो गया। इस समय के नवीन धर्मों में पुरातन धार्मिक व्यवस्था को चुनौती दी। सपोज करिए कि पुरातन धर्म के रूप में अब यहाँ पे ब्राह्मण धर्म था। अब ब्राह्मण धर्म बिल्कुल अपने अकॉर्डिंग सारे चीज़ों को समाज में जो भी रूल रेगुलेशन लॉ आप कह लीजिए उसको ब्राह्मण धर्म अपने ढंग से यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहा था। और इसमें जो खास कर दो जो लोग छूट जा रहे थे, एक वैश्य और दूसरा जो शूद्र था। सबसे समस्या इन्हीं दो लोगों की थी और वैश्यों की तो और थी। ठीक है, जिससे कि मैं बार बार इनकी जो तुलना फ्रांस की क्रांति के उस मिडिल क्लास के, ठीक है, करता हूँ, जिनके पास तो काफ़ी संपन्न लोग थे, अमीर भी थे वे लोग, लेकिन उस समाज में जो समानता का जो भाव था वो मौजूद नहीं था। इसलिए बोला भी जाता है कि फ्रांस की क्रांति, ठीक है, असमानता को लेके हुई। यह भी कहना बहुत अधिक तक सही माना जाता है। कुछ यही हाल इन वैश्यों के साथ था। वैसे देखिए आर्थिक दृष्टिकोण से इतना खराब इनकी स्थिति नहीं थी, लेकिन सामाजिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो बिल्कुल वैश्यों को नीचे रखा गया था। ऐसे समाज के नीति नियमों को बना के बिल्कुल देखिए ऊपर ब्राह्मण और नीचे यहाँ पे क्षत्रिय यहाँ पे मौजूद थे। और ये जो शूद्र और वैश्य है कहीं न कहीं इन्हीं के द्वारा खासकर जो भी आर्थिक क्रियाकलाप किया जा रहा है ऊपर से लोग मज़ा मार रहे हैं। ठीक है, ठीक है, क्षत्रिय का काम था कि यहाँ पे खासकर अपने क्षेत्र की यहाँ पे रक्षा करना था, लेकिन ब्राह्मण का जो काम था पूरी तरीके से उस समय कर्मकांड वगैरह, ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि कर्मकांड को किस तरीके से बढ़ावा दिया गया। वैश्य शूद्रों को कहीं न कहीं यहाँ पे यज्ञ जैसे अनुष्ठान करने के भी अनुमति नहीं दिया गया। कर, कई प्रकार के कर लगाया गया, बलि नामक कर यहाँ पे लगाया गया और खासकर पशुओं की बलि भी यहाँ पे बहुत अधिक दिया जाने लगी। जो भी धार्मिक आडंबर क्रियाकलाप होता था उसमें, ठीक है, यज्ञ जब भी होता था तो चढ़ावा बहुत अधिक जाता था, जो कि उस चढ़ावे का अधिकतर भाग इस ब्राह्मण को मिल जाता था। कुल मिला के कहने की मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि उस समय आते आते तक यहाँ पे देखिए जो भी पुरातन जो धार्मिक व्यवस्था थी, ब्राह्मण धर्म था, बिल्कुल एक मोनोपोली हो चुका था। और इस मोनोपोली को तोड़ने के लिए नए धर्मों का उदय होना बहुत ज़रूरी था। इसीलिए यहाँ पे इन दोनों के अगर कहा जाए कि सपोर्ट करते हुए, ठीक है, या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि इस मोनोपोली को तोड़ने के लिए यहाँ पे बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म का यहाँ पे उदय होने लगा। और बौद्ध जब जैन धर्म का यहाँ पे उदय होने लगा तो हम लोग देखेंगे कि क्षत्रिय भी चाह रहा है कि भाई इतना सब चीज़ काम कर रहे हैं, हम रक्षा भी कर रहे हैं, पूरा शासन प्रशासन चला रहे हैं, तो ब्राह्मण हमसे ऊपर क्यों रहेगा। क्षत्रिय की मंशा है भाई कि हम नंबर एक बन जाए, नंबर 2 में ब्राह्मण रहें। लेकिन इस तरीके से अगर ब्राह्मणों को दिक्कत होता, यही कारण है कि जब बौद्ध और जैन जब धर्म आएंगे तो जो भी शासक जो क्षत्रिय होते थे, इन क्षत्रियों के द्वारा इस बौद्ध धर्म को, जैन धर्म को अपनाया गया, राजकीय धर्म के रूप में संरक्षण दिया गया, जिससे कि आगे चल के ब्राह्मण धर्म धीरे धीरे पिछलता चला गया। कुल मिला के यही कॉन्सेप्ट था। और इसमें वैश्य और शूद्र भी, ठीक है, इस धर्म को पूरी तरीके से मानने लगे। भाषा को लेके यहाँ पे कोई ऐसी पाबंदी नहीं थी कि उस समय संस्कृत बहुत एक जटिल भाषा के रूप में मौजूद थी। यहाँ पे जैसे कि प्राकृत भाषा मौजूद थी, प्राकृत के साथ साथ पाली भी भाषा मौजूद थी, जो कि प्राकृत बिल्कुल आम जनों की भाषा हुआ करती थी। तो कुल मिला के यही थी कि धार्मिक मान्यताओं को अब बौद्ध जैन धर्म के द्वारा चुनौती दिया गया और ब्राह्मण धर्म की मोनोपोली को तोड़ा गया। और इसके जो भी पुराने अनुयायी थे, वैश्य शूद्र, बहुत सारे यहाँ पे शासक के रूप में धीरे धीरे बौद्ध और जैन धर्म के अनुयायी बनते चले गए। उम्मीद है कॉन्सेप्ट आप लोग बिल्कुल की क्लियर हो गया होगा। तो थोड़ा सा देखिए राइटिंग ख़राब है, बस आप लोग कॉन्सेप्ट को समझते चलिए, बाकी कहीं से कोई समस्या आप लोगों को नहीं आएगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ शेयर करते रहे, प्लीज़ हेल्प टू ईच अदर एंड गॉड ब्लेस यू।